सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। बिलाखिर वही हुआ जिसकी पेशनगोई बहुत पहले की जा चुकी थी। मैं अपने प्रोग्राम में इंदिया भी दे चुका था, आरफीन नामा में भी तज़किरा कर चुका हूं, लेकिन अब एक मरतबा फिर याददाश्तों की ताजगी के लिए बताता चलूं। पाकिस्तानी सियासत में एक ड्रामाई मोड़ आया है। अमीर जमात इस्लामी के अमीर मोहतरम जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब हरकत में आ गए हैं और हुकूमत वक्त को उन्होंने चेतावनी दे डाली, और वो भी भरपूर अंदाज में। उन्होंने फरमाया कि इस्लामाबाद की जानिब चलने का वक्त आ चुका। कहते हैं हुकूमती सोनामी गुजर चुकी, अब अवाम का सोनामी आएगा। साथ ही साथ उनका कहना था कि झूठ का वर्ल्ड कप होता तो हुक्मरान वो भी जीत जाते। आपको ये बताता चलूं कि जमात इस्लामी वो एक सियासी तंजीम है बज़ाहिर, जिसका होना ना होना शायद बहुत सारे लोगों के लिए कोई माने कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन माजी करीब की या 90 की दहाई की अगर सियासत का जायज़ा लिया जाए तो जमात इस्लामी ही वो सियासी जमात है जिसके हरकत में आने, जिसके धरना देने पर बहुत कुछ इधर से उधर हो जाया करता था। तो क्या एक मरतबा फिर जमात इस्लामी धरना सियासत की जानिब आ रही है? वाशगाफ ऐलान जाहिर है इस बात की तौसीक करता है। काजी हुसैन अहमद जैसा विजनरी लीडर आज जमात इस्लामी के पास नहीं, लेकिन मोहतरम जनाब सिराजुल हक साहब की अगर हम बात करें तो वो मुल्की सियासत की चंद चीदा गैर मुतनाज़ हस्तियों में से एक ज़रूर हैं जिनके दामन पर किसी किस्म का कोई दाग, कोई तोहमत हरगिज़ नहीं। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि आज न कोई मदरसा महफूज है, न ही मुल्क की मईशत में कोई सकत बाकी रही है। मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए, चीखते चिल्लाते हुए सिराजुल हक साहब ने फरमाया है कि हुकूमत ने आवाम और इस्टेब्लिशमेंट दोनों ही को शर्मिंदा करा डाला। उन्होंने साथ ही साथ पीडीएम और पीडीएम वालों की नज़र उतारते हुए कहा कि पीडीएम का असल मसला दरअसल मौजूदा हुकूमत को दिया गया मुख्तदर कुव्वतों का फीडर है। अमीर जमात इस्लामी के कॉन्फिडेंस की इंतहा देखिए, इससे यह बात वाशगाफ आश्कार हो जाती है कि मामला दरूने खाना शायद वो नहीं है जो हमें दिखाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी का तयक्कुन मुलाहिजा कीजिए, कहते हैं हम मौलाना की तरह खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हैरत मुझे मौलाना पर है। पिछले धरने में मुझे लगता था कि अगर मौलाना खाली हाथ आ गए तो उनके हाथ में कुछ बचेगा नहीं, लेकिन कार्ड्स चाहे वो सियासी हों या मजहबी बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं पाकिस्तानी सियासत में। वो कार्ड एक मरतबा फिर बजा ले गया। दूसरी जानिब नून लीग अपने एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ मौक़िफ़ पर या बाल्फाज दीगर अपने मौक़िफ़ पर डट गई है। तर्जुमान मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ सामने आया है कि अगर अयाज सादिक मुहिब्बे वतन नहीं तो फिर मुल्क में कोई मुहिब्बे वतन नहीं है। एक मकामी रोज़नामे ने एक ख़बर दी है जिसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने अयाज सादिक को उनकी उस मुतनाज़ा तकरीर पर थपकी दे डाली है, जिसके बाद ही उनकी माजरत ख़्वाहाना वीडियो के बजाय वजाहती वीडियो सामने आई थी। दूसरी जानिब मरियम औरंगज़ेब ने मुल्क पर फाशिस्ट माइंडसेट मुसल्लत होने का इल्ज़ाम लगाते हुए यह फरमाया कि हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा अपोजिशन पर डाल रही है। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अपना बोरिया बिस्तर बांध कर किराए के तर्जुमानों की दुकानों को उनके बकौल बंद करने का भी मुफ्त मशवरा दे डाला है। पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो बिलावल साहब आजकल गिलगित बल्तिस्तान को जीतने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में ही मुकीम हैं। सिंध शायद ऑटो पे लगा हुआ है। हुकूमत मुखालिफ तकारीर और खुशनुमा वादों की एक फसल है जो तैयार है, सिर्फ उसका काटा जाना बाकी है। बिलावल साहब ने इंकशाफ फरमाया कि पीपल्स पार्टी अवाम को रिलीफ और पीटीआई अवाम को तकलीफ देती है। यह बयान सुनकर के सिंध वालों की चीखें निकल गई हैं। वो कह रहे हैं कि हुजूर इस 12 साल में जितनी तकलीफ हमें हुई है हर महाज पर, कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं, मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में चलने को सड़क नहीं,
गाड़ी चलाने को रास्ते कहीं मुयस्सर नहीं, कहीं कहीं आपको कोई सड़क नजर आ जाए तो गाड़ी का दरवाजा खोल के उतर करके और जमीन को हाथ लगा के देखना पड़ता है कि वाकई मैं सड़क का ही मुंह देख रहा हूं या नहीं। लेकिन कुर्बान जाइए मुर्तज़ा वहाब साहब और सईद गनी साहब के, माशाअल्लाह, अल्लाह इन दोनों का इकबाल बुलंद करे। इतनी खूबसूरत खूबसूरत पता नहीं कौन कौन सी यूसीज में जाकर के अंदर से कोई गलियों की तस्वीरें ला करके और चेप देते हैं हर शाम को, जिसमें बताया जाता है कि सिंध हुकूमत अवाम की कितनी खैर ख्वाह है। बिलावल साहब कहते हैं कि आवाम को लावारिस छोड़ना हमारी आदत नहीं। इस असना में उन तमाम लावारिसों के टेलीफोन कॉल्स मेरे ख्याल आने शुरू हो चुके हैं जिनको पीपल्स पार्टी के उस एक दौर में जब कराची में एक दिन में 100 लाशें गिराई जाती थीं और मफाहमत का दस्तरखान बिछा ही रहता था, आवाम के हिस्से की बोटियां कोई और नोचता था, उन सबको इस एक बयान पर बड़ी तकलीफ पहुंची है। बिलावल साहब ने वजीर आजम के खिलाफ सख्त तरीन जुमलों का इस्तेमाल करते हुए बज़ाहिर ये तासुर देने की कोशिश की कि वो बाकायदा पीडीएम का हिस्सा हैं। ये अलग बात कि जो खबरें मंजर आम पे आ चुकी हैं वो बिलावल साहब को भी पता है, पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को भी पता है, मुझे तो खैर रहने ही दीजिए, मुझे तो और भी बहुत कुछ पता है। बिलावल साहब कहते हैं मुनाफिक की तमाम निशानियां खुदा न खास्ता इमरान खान साहब में हैं। इस पर मुझे याद आया आसिफ अली जरदारी साहब जब हुकूमत में आए थे, उनसे जैसे ही उनके वादों के मुतालिक पूछा गया, उन्होंने कहा सियासी बयान कोई कुरान और हदीस थोड़ी होते हैं। वो मुनाफिकत नहीं थी। जानेंगे अपने मेहमान से। मेरे साथ अकरम चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, डॉक्टर सोहराब सरकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मोहतरम जनाब चौधरी जाफर इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का वर्जन लेने के लिए अकरम चीमा साहब के पास जाएंगे जो स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। अकरम चीमा साहब सर खुशामदीद, आप तशरीफ लाए सर। लेकिन ये जो एक इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब, जिन पर आप चोर होने का इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते, चलो नवाज शरीफ चोर था, आसिफ जरदारी डाकू था, ये कहते कहते 2.5 साल तो निकल गए। जमात इस्लामी पर क्या इल्ज़ाम लगाएंगे आप? जमात इस्लामी के अमीर पर क्या इल्ज़ाम लगाएंगे आप, जिनको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आर्टिकल 62 और 63 का निफाज हो तो मां सिवाय सिराजुल हक के पार्लियामेंट में और कोई नहीं रहेगा। जनाब मन, आपके जवाब का मुंतज़िर हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफीन, देखें, जमात इस्लामी, मैं सिर्फ कराची के हवाले से अगर शुरू करूं तो जमात इस्लामी वो जमात रही है कि कराची के अंदर अक्सरियत MNAs भी जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते होते थे किसी दौर के अंदर, MPAs भी जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते थे, मेयर कराची भी जमात इस्लामी से हुआ करता था। आखिर क्या वजह है कि कराची जैसे शहर ने जमात इस्लामी का साथ छोड़ा? उसकी एक ही वजह है कि इनकी कौलो फेल के अंदर जो तज़ाद है वो कराची के अवाम को बिल्कुल समझ नहीं आया। और आज इनकी जमात इस्लामी की कराची जैसे शहर के अंदर सूरत हाल आपके सामने है गुज़श्ता 25 साल से होने वाले इलेक्शनों के अंदर, कि अब ये एक यहाँ से एक सीट भी निकालने के काबिल नहीं है, या शायद एक आध सीट अगर कोई एरिया ऐसा हो कि मैं समझता हूँ। जबकि इस वक्त आप देखेंगे कराची के अंदर जो MPAs की सीटें हैं वो कितनी हो चुकी हैं। इतनी सीटें होने के बावजूद कराची शहर से एक सीट ना निकालने वाली पार्टी के बयानिए को मैं तो अहमियत देने को तैयार नहीं हूँ, किसी सूरत भी अहमियत देने को तैयार नहीं हूँ। और देखें, ये अपनी कोशिश है, KPK से जमात इस्लामी फारिग हो चुकी है, इसीलिए इन्होंने अब अपनी एक अलहदा से सियासत करने की कोशिश शुरू की है, जिसमें इनका सबसे ज़्यादा फेवरेट इनका यही तरीक़ाकार है कि जी हुकूमत के ऊपर कीचड़ उछालेंगे और शायद हम इस तरीके से पॉपुलर हो पाएँ। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें इनको कामयाबी हासिल होगी। आप नहीं समझते तो ये आपके तयक्कुन की इंतहा है। चौधरी जाफर इकबाल साहब, सर खुशामदीद कहता हूँ, काफ़ी तवील अरसे के बाद मेरे प्रोग्राम में मैंने आपको जहमत दी है सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रेशियस टाइम। जनाब मन, हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए लोगों का ये एतमाद देख करके सर कैसा लग रहा है? मुझे तो लुत्फ़ आ रहा है ज़ाती हैसियत में, क्योंकि जमात इस्लामी की अगर बात की है, आधी बात तो बिल्कुल ठीक की है अकरम चीमा साहब ने कि वाकई वोट की सूरत में इन्हें अवामी हिमायत और तायीद तो हासिल नहीं है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि जब कराची के लोगों को किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो झक मार के जमात इस्लामी का रुख करते हैं। वो अमीर जमात इस्लामी या जमात इस्लामी कराची के अमीर, चाहे उससे कितने ही नज़रियाती इख्तलाफ मेरा या किसी और का हो, उसका रुख करते हैं। कि इलेक्ट्रिक का मसला हो तो जमात इस्लामी बोले, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़े तो जमात इस्लामी बोले,
नेमतुल्लाह खान साहब ने यहाँ जो खिदमत की तारीख रकम की थी उसे कोई फरामोश नहीं कर सकता। जमात इस्लामी के कौल व फेल में तजाद की बात की मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने। सर, आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? अमीर जमात इस्लामी जो अचानक हरकत में आए हैं, उन्होंने पीडीएम का साथ भी नहीं दिया। पीडीएम के बारे में भी जो कुछ उन्होंने फरमाया, आप जानते ही हैं कि वो फीडर तक चलेगा कि जी फीडर की बोतल पर असल में इख्तिलाफ है। सर, क्या कुछ हो पाएगा अमीर जमात इस्लामी की इस एक ललकार से? पहले तो इखलाकी तौर पे चाहिए ये था कि अगर आपने भी जमात इस्लामी डिस्कस करनी है तो जमात इस्लामी के किसी नुमाइंदे को दावत देते, और अगर आपने सवाल उठा दिया है, कुछ खबरों के बारे में आपने बयान किया है, तो अकरम चीमा साहब को चाहिए था कि जमात इस्लामी अगर मौजूद नहीं तो बात ना करते। मुझसे आपने जिस सियासत के बारे में पूछना है वो तो मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी का बयानिया, लेकिन जहाँ तक मुल्क के अंदर सियासी सरगर्मियों का ताल्लुक है तो उसमें जमात इस्लामी भी बाकी जमातों की तरह बिल्कुल आज़ाद है कि वो किसी भी मसले पर आवाज़ उठाए, इज्तिमा करे, अपना मौक़िफ़ बयान करे, और फिर लोगों के ऊपर है कि वो किसी के मौक़िफ़ को कितनी पजीराई देते हैं। एक बात जो आपने की, मैं उससे इत्तफाक करते हुए बहुत आगे तक जाऊँगा। पीटीआई में एक साहब शामिल हुए कराची से, आलमगीर खान साहब, वो फिक्स इट लिखा करते थे, गटर का एक ढक्कन लगाते थे, साथ फिक्स इट लिखते थे। लेकिन ये हालिया बारिशों में जब तबाही हुई तो गवर्नर साहब समेत जनाब आरिफ अलवी साहब जो कश्ती लेके वो घुटनों तक पानी में घूमा करते थे, आजकल सदर पाकिस्तान होते हैं जनाब, तो कोई शख्स वहाँ नज़र नहीं आया किसी को मीडिया के ऊपर। अगर कोई डूबते घरों में, डूबती सड़कों में लोगों तक पहुँचे हैं तो वो हाफिज़ नईमुल हक साहब जो जमात इस्लामी के अमीर हैं कराची के, और हमारे जी नईमुर रहमान साहब हमारे वो क्लास फेलोज़ में से, या हम मकतब थे, या हमारा एक ही ज़माना तालिब इल्मी था, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बड़े मेहनती हैं और उन्होंने तमाम इस क्राइसिस में काम करके दिखाया। तो बाकी किसने किसको कितनी, अवाम कितनी पजीराई किसी मौक़िफ़ को देती है। और जहाँ तक अकरम चीमा साहब ने बात की कि जी कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो मेरा ख्याल सिर्फ जिस टिकट के ऊपर मेरे भाई इलेक्शन लड़ के आए हैं और उनके कायदे अवाम जनाब इमरान खान साहब हैं, उनकी इलेक्शन से पहले की तकरीरें और आज की बातें सुना लें तो मेरा ख्याल मुनाफकत लफ्ज़ शायद छोटा पड़ जाए, किसी और डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ेगा। डॉक्टर सोराब सरकी साहब, सर जहमत की अजहद माजरत, जो इंतजार की सूरत आपको उठानी पड़ी, सर क्या देख रहे हैं हुकूमत? डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? लाइन ड्रॉप हो गई है जी। अकरम चीमा साहब, सर जवाब मेरा ख्याल है देना बनता है। जो इल्ज़ाम इन्वर्टेड कॉमास में नून लीग की तरफ से आया है, मुनाफकत का लफ्ज़ भी छोटा पड़ जाएगा। देखिए, ये तो कहने की बातें हैं। अब असल में ये है कि 2 साल तक मुलाकातें करते रहे, खुफिया मुलाकातें करते रहे, मुख्तलिफ आसरों में रहे कि शायद अब जिस वक़्त आगे से 2 टोक मौक़िफ़ सामने आ गया एस्टेब्लिशमेंट का कि जाएं और जाके अपने केसेस को फेस करें, उसके बाद जनाब एस्टेब्लिशमेंट भी बुरी हो गई, फ़ौज भी बुरी हो गई, बहुत सारी बातें भी सामने आना शुरू हो गई। तो देखें, अब इनकी सियासत, मैं समझता हूँ कि नून लीग की सियासत इस पूरे पाकिस्तान से, आप देखिएगा कि आपको ये वक्त साबित करेगा कि नून लीग की सियासत का अब इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। सर, लेकिन ये झूठ के वर्ल्ड कप की अगर बात हो रही थी, तो ये झूठ का वर्ल्ड कप अगर होता तो मुकाबला आपके ख्याल में टाई रहना था, या वाकई सिराजुल हक साहब ने सही कहा? देखें सर, झूठ किसे कहेंगे आप? कॉल और फेल में तजाद को ही कहेंगे ना? देखिए, या बालफाज दीगर पाकिस्तानी सियासत जिस जगह पे चल पड़ी है, यू टर्न की सियासत, उसे झूठ कहेंगे? और क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, झूठ की सियासत एक ऐसी चीज़ है कि जो बग़ैर सर पैर के बातें हैं, कि बग़ैर किसी जवाज़ के, बग़ैर जिस बात का कोई सर पैर ही ना हो, इस तरह के ख्वाब अवाम, मतलब जवाज़ के साथ अगर दरोग गोई की जाए तो वो काबिल कबूल है? आप नहीं, जवाज़ के साथ देखें, जवाज़ के साथ तो कुछ चीज़ें पॉलिटिक्स के अंदर इस तरह होती हैं कि जिस वक्त पॉलिटिशियन इलेक्शन के दौरान कुछ वादे करता है और उसने वो चीज़ें फेस नहीं की होती, जिसका मैं ताज़ा मिसाल आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है कि बहुत सारी हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि इस मुल्क की इतनी तबाही कर दी गई है। हम समझ रहे थे कि ठीक है,
चीज़ें ख़राब हुई हैं, हम उसको आके बेहतर करने की पोजीशन में हो। लेकिन वो एक ऐसा जंजाल का बना के गए इस पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे जिस तरीके से कर्ज़ों के अंदर जकड़ा गया इस मुल्क को, और जो इकॉनमी की सूरत है, इनका तरीक़ाकार ही है कि इस हाल में 2 अगले को हुकूमत के शायद वो कामयाब हो ही ना सके, वरना आप कामयाब हो जाते। इनकी तो प्रेडिक्शन थी कि ये इमरान खान हुकूमत में आएगा, 3 से 4 महीने में जो हाल हमने मुल्क का कर दिया है, 3 से 4 महीने में इसकी हुकूमत फारिग हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने ना सिर्फ मईशत के ऊपर काबू पाया, आप हालिया मईशत के जो फिगर आ रहे हैं आप देख लें कि इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन देख लें, सीमेंट की हमारी प्रोडक्शन इस वक्त तारीख की सबसे ज़्यादा पीक पे है इस वक्त जो सीमेंट की हमारी प्रोडक्शन है। अच्छा, इसके अलावा आप देख लें कि करंट अकाउंट जो डेफिसिट था उसको ख़त्म कर दिया। 20 अरब रुपए का खसारा, 20 अरब रुपए का सालाना सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट था। जो डॉक्टर सोराब सरकी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सर सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने दिल थाम करके ये तमाम इंकशाफात सुने होंगे जो अकरम चीमा साहब ने अभी अभी हमारे गोश गुजार किए कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के सबसे सुनहरी और यादगार दौर को झेल रहा है। उससे हट करके हम बात कर रहे थे कि अमीर जमात इस्लामी ने एक चेतावनी दी है जिसका सामना करने वाली है अब ये हुकूमत, और उनका ये कहना है कि अब हम ये विकेट लेकर के इस्लामाबाद से वापस आएंगे। PDM का हिस्सा नहीं है जमात इस्लामी, लेकिन जमात इस्लामी वो फैक्टर ज़रूर है जिसका इधर से उधर होना बहुत काउंट करता है। सर क्या देख रहे हैं आप इस सरकार को? अब मजीद कितने और दिन मुश्किल देखनी पड़ेगी? बहुत शुक्रिया आपका भाई। मैं असल में हूँ सफर में, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है आवाज़ की, लेकिन आपने बिल्कुल जो समझा आप 100% सही कह रहे हैं। बहुत तकलीफ है लोगों को, और लोग अब PTI की हुकूमत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जो इनका बयान में था ये कि इन्होंने जो है ये बार लोग ये बयान या सुनने के लिए दिक्कत। मैं भी सुनने की बदकारी कर रहा हूँ क्योंकि एक दफ़ा फिर लाइन ड्रॉप हो गई है। भाई पीपल्स पार्टी में कोई और आदमी है तो उनसे बात कर लो यार, वो बेचारे ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, सर मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर सनसनीखेज इंकशाफात फरमाए अकरम चीमा साहब ने, और अगर ये सब कुछ सही है जो वो बता रहे हैं तो मेरा ख्याल है अपोजिशन का एतराज़ तो यही धड़म तख्ता हो जाता है। सर फिर इख्तिलाफ क्या है? अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बाकायदा दौड़ रही है, सीमेंट का सेक्टर जो है वो बाकायदा ग्रो कर रहा है, मुल्क में बेरोजगारी जो है वो कम हो गई है, सर फिर क्या मसाइल हैं? जी नूरुल आफरीन साहब, दो बातें मेरे भाई अकरम चीमा साहब ने की। कौमी असम्बली के रुकन हैं और यकीनन हल्फ उठाते हैं आइन की पासदारी का। इन्होंने हमारी 2 साल की मुलाकातों का जिक्र किया एस्टेब्लिशमेंट के साथ। भाई आप हुकूमत में हैं, एस्टेब्लिशमेंट के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते जो हमारे साथ दर पर्दा मुलाकातें करते हैं? और वो मुलाकातें आपसे पूछे बगैर करते हैं या आपके नोटिस में लाके करते हैं? क्या आप हुकूमत हैं या आप सिर्फ बैठ के ये बताने के लिए हैं कि कौन किस से मिलता है और क्या करता है? जिन मुलाकातों के बारे में शेख रशीद साहब जो गेट नंबर 4 के ऊपर पहरा देते होते हैं बकौल उनके जिक्र किया, वो सारी मुलाकातें हमने बिल्कुल सामने बैठ के बताया कि भाई अगर शेख रशीद साहब ने इस तरह काम करना है तो फिर आइए उन मुलाकातों का तज़किरा कर लेते हैं। जब उन मुलाकातों का तज़किरा करते हैं तो उनमें कांपती हुई टांगें भी नज़र आ जाती हैं, फिर मेरे भाइयों को बुरा लगता है। दूसरी बात इन्होंने की कि हम इतनी तबाही करके गए थे कि 2013 में 20 घंटे लोड शेडिंग थी और 2018 में 0 लोड शेडिंग थी। 2013 से 2018 तक हज़ारों मील मोटरवेज बना के दे गए। अगले दिन जनाब इमरान खान साहब भी तशरीफ़ ले गए और वो शेखुपुरा के पास बैठ के जेट फाइटर्स को उतरता हुआ देख रहे थे उस मोटरवे पे जो मियाँ नवाज शरीफ ने बनाई। हम गंदम 1.5 साल के लिए ज़ख़ीरा छोड़ के गए थे, 35 रुपये कीमत थी। हम चीनी जो है वो 55 के दरमियान छोड़ के गए थे।
बिजली के यूनिट की कीमत 8 रुपये थी, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 53,000 पे थी। अब जो अकरम चीमा साहब बताते हैं जी ग्रो कर रहा है, ग्रो कैसे कर रहा है कि सीमेंट की प्रोडक्शन अगर पहले 100 बैग थी हमारे ज़माने में, इनके आने से वो रह गई 10 बैग, अब 10 से जब 12 हुई है तो ये ग्रो करता हुआ दिखा रहे हैं। ये जो ऊपर वाले 88 बैग हैं उनको कहीं हजम कर गए हैं। स्टॉक एक्सचेंज अगर 36,000 से 37 पे जाती है, कहते हैं जी ग्रो कर रही है। भाई वो जो 53,000 से 36,000 पे आई, ज़रा उसका भी जवाब दे दें। अच्छा, डॉलर अगर 2 रुपये सस्ता होता है तो तस्करा करते हैं। भाई आप 105-15 से लेके 170 पे गए, ज़रा उस गैप का भी तस्करा कर दीजिए। आज का नूरुल आरफीन, आज सिर्फ एक चीज़ कि आटा 33 रुपये किलो से 80 रुपये किलो तक गया है। पाकिस्तानी कौम 850 अरब का, मेरी आपकी सबकी जेबें मिला के पाकिस्तान की 850 अरब खर्चते थे हम आटे के, और इस साल हम 1800 अरब खर्चेंगे इनकी मेहरबानी से भाई लोगों की। अच्छा, हम सारा कुछ तबाह कर गए थे। शाह महमूद कुरैशी साहब तोहफा देते हैं गंदम का अफगानिस्तान को। राइट, हमारे साथ साबिर बलोच साहब भी मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। साबिर बलोच साहब, मुझे सुन सकते हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ सर। मईशत के जो आदाद शुमार जारी फरमाए हैं अकरम चीमा साहब ने, हम उसके बाद जो हैं वो अपने आप को बेबस सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन सर एक हकीकत और भी है, लोग जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये बहुत सारे तज्जिया निगारों का कहना है, ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, कि लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीडीएम या नून लीग या फलानी का साथ देने के लिए नहीं आए। वो इस्लामाबाद अगर पहुंचेंगे या इस्लामाबाद की तरफ अगर उनको राह दिखाई जाएगी या वो पीडीएम के जलसों में जा रहे हैं तो वो बढ़ती महंगाई का साथ दे रहे हैं, बढ़ती महंगाई के ख़िलाफ़ वो दरहकीकत मैदान अमल में उतर रहे हैं। वो जो अद्वियात उनकी पहुंच से बाहर निकल गई हैं, वो दरहकीकत उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाह रहे हैं, वगरना उनके कुलूब आज भी आपके साथ तो बहरकैफ नहीं है। जी जी सर, सवाल खत्म हुआ? नहीं, मैं आपका सवाल समझा नहीं। एग्जैक्टली क्या मतलब, क्या आप पूछना चाहते हैं कि क्या इकोनॉमी यॉर्कर हो गई? ठीक है सर, मैं सवाल रिवर्ट कर देता हूं, मैं सवाल रिवर्ट कर दूं। सर, ये लोग आपकी मोहब्बत में नहीं मैदान में आ रहे हैं पीडीएम के जलसों में, ये दरहकीकत ये मौजूदा महंगाई की लहर से उकताए हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए ना, डेफिनेटली लोग तो तंग आ चुके हैं, महंगाई से कौन तंग नहीं होता। अच्छा, एक तरफ तो यानी अब आप देखें कि लोगों को जो अर्निंग के जराए हैं वो खत्म हो चुके हैं। आप अनएम्प्लॉयमेंट देखें मुल्क में, आप फैक्ट्रीज को देखें कि जी जहाँ से मजदूरों की कमाई होती है, आप एग्रीकल्चर को देखें कि जहाँ से जो है ना किसानों को जो है ना उनकी रोजी रोटी का मामला होता है, वहाँ से किसको क्या मिल रहा है? इनकम नहीं है, जराए नहीं है। अच्छा, और महंगाई जो है ना वो पिछले दौर से 1000 गुना ज्यादा महंगाई आ चुकी है। आटा, चीनी, दालें गरीब लोगों के लिए। अच्छा, अब बात ये है कि जाहिर है कि जब इनकम ना हो, जराए ना हो, तो और महंगाई का ये सिलसिला हो, तो लोग तो डेफिनेटली यानी ये आप समझते हैं कि शायद कि लोग महंगाई के लिए आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लोग जो है ना तंग आकर जो है ना अपोजिशन की जो है ना वो काल पे। दुरुस्त है सर, मैं आपसे एक जुज़वी सवाल भी पूछता चलूं अगर आप इजाजत दें। जी 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 सर, आपने मजदूरों का जिक्र किया, मेरी आंखें भर आईं, लेकिन उसी डुबडुबाई हुई आंखों से मैंने एक पर्चा पढ़ा। ये कराची का एक, बल्कि मुल्क का एक मौकर रोजनामा है, सेकंड लार्जेस्ट उर्दू डेली है। इसमें लिखा है, सिंध हुकूमत ने कोरोना की लहर के दौरान मजदूरों को मुआवजा देने का कानून बनाया था। इसके अलावा मुतासरा कारोबारी अफराद की मदद के ऐलानात भी किए गए थे, लेकिन ताहाल इन वादों पर अमल दरामद नहीं हुआ। इसी तरह सिंध में रवां साल टिड्डी दल ने भी किसानों को शदीद माली बहरान से दो चार किया, लेकिन अब तक सिंध में टिड्डी दल से होने वाले नुकसानात पर भी किसानों को कोई मराआत नहीं मिली, और ताहाल ये ऐलानात सिर्फ ऐलानात ही साबित हो चुके हैं। सर, अब फरमाइए। नहीं नहीं, देखें ये तो जो है ना ये तो पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को जो है ना उस पर एक गैर जरूरी चार्ज है ये। लेकिन आप एज ए पार्टी देखें, नहीं, अगर ये गैर जरूरी चार्ज है तो फिर इसको चार्ज करवा दें अखबार को, मेरा ख्याल है। सर मेरी अर्थ तो सुने ना, देखें पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है
कि जिसने हमेशा मजदूर की बात की है, वर्किंग क्लास की बात की है। जी इसमें भी ये लिखा है। जुल्फिकार भुट्टो के जमाने में, उस जमाने में आप देखेंगे जी कि जब 1972-73 में जब लेबर रिफॉर्म्स लाए थे यहाँ पर, ट्रेड यूनियनिज्म को पीपल्स पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया और उसको जो ना उसको लीगल करार दे दिया। उसके बाद ये चलता रहा। अच्छा, और ये आज भी इवन टुडे चेयरमैन बिलावल साहब की सरकर्दगी में यहाँ पर जो है ना प्रायोरिटी वर्किंग क्लास को है। पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी वर्किंग क्लास है कि उनकी जिंदगियों को आसान बनाना और उनको जो ना। क्या बात है सर, थैंक यू सर। इसी मौजू पर हम आगे भी जरूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर सर से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा सर। वेलकम बैक नाज़रीन, मस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, सर अगर अयाज सादिक मुहिब्बे वतन नहीं तो फिर कोई मुहिब्बे वतन नहीं इस मुल्क में। सर इतनी बड़ी फ्लाइट है अयाज सादिक साहब, मतलब मैं तो अपने आप को बहुत छोटा हकीर गर्दानने लगा हूँ इसे खबर के बाद। सर इतने नागुज़ीर कैसे हो जाते हैं हम लोग सियासत में, ज़रा काइंडली रहनुमाई फरमाइएगा। जी बात नूरुल आरफीन सियासत की नहीं है, बात रियासत की है। लोग रियासत की बात और रियासती इदारों की बात करते हैं। मैं तालिब इल्म हूँ सियासियात का। रियासत नूरुल आरफीन और जाफ़र इकबाल की वजह से है। मैं और आप हैं तो रियासत है, उसी तरह अयाज सादिक भी इस रियासत की एक बुनियादी इकाई है। अगर आप रियासत की बुनियादी इकाई को गद्दार करार दे दें बिला वजह, तो फिर यकीनन ये कहना पड़ेगा भाई अगर मैं वफादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं। कल जो इजाज शाह साहब ने फरमुदात उनके आपने सुने होंगे, जो वजीर दाखिला हैं और यकीनन गालबन नहीं यकीनन रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, उन्होंने तालिबान और ANP का जो जोड़ जोड़ा, ये बात अगर नूरुल आरफीन सदीकी या जाफ़र इकबाल ने कही होती तो अभी तक मुझे और आपको भी अभिनंदन की वो किसी तशबीह के साथ कहीं कोई लटका देता। लेकिन वो शाह साहब हैं। इसी तरह साबिक DG ISI जनरल असद दुरानी ने क्या कुछ नहीं लिखा, उनको कुछ नहीं कहा जा सकता, उनकी पेंशन तक बहाल कर दी गई। अयाज सादिक साहब ने वजीर खारजा को मुखातिब किया। वजीर खारजा के पास कौमी असम्बली का वो फोरम मौजूद है, मीडिया का फोरम मौजूद है, वो कहीं आते और आके कहते कि भाई ये बात जो अयाज सादिक साहब कर रहे हैं ये गलत है, हकीकत के बरक्स है। वो नहीं करते। फवाद चौधरी साहब जज्बाती हो के आते हैं और जज्बात की रो में ऐसे बहते हैं कि जो नहीं है उसको वो बना के पेश कर देते हैं। भाई जज्बात से निकलिए, आप कंटेनर पर नहीं खड़े, आप ऑपोजिशन की सियासत नहीं कर रहे, हुकूमत कीजिए। फिर कुछ मुहिब्बे वतन, कल ही मैं लाहौर था तो कुछ मुहिब्बे वतन जो अपना नाम नहीं बताना चाहते। मैं जाफ़र इकबाल अगर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाता हूं तो साथ अपनी तस्वीर लगाता हूं। मैं ये पाकिस्तान का परचम लगाता हूं तो अपने सीने पे लगाता हूं। वो जो मुहिब्बे वतन NA 129 में हैं वो अपना नाम नहीं लिखते, लेकिन मोदी की तस्वीर लगाते हैं, अभिनंदन की तस्वीर लगाते हैं, इंडिया का परचम लगाते हैं और लगाकर मैसेज क्या देते हैं कि सरदार अयाज सादिक इनका साथी है। और भाई भले लोगों, अगर इस वतन से इतनी मोहब्बत है तो आओ सामने। हम तो रात को अहले लाहौर तो सो रहे थे और जागने वाले ये अपने करतब दिखा रहे थे, लेकिन अहले लाहौर ने वो बैनर उतारे भी और जो दोबारा लगाने आए उनको पकड़ा भी। तो पता चला कि एक सूबाई वजीर जनाब अलीम खान साहब के दफ्तर से ये कार्रवाई हो रही है। भाई अलीम खान साहब अपनी तस्वीर लगाते, कहते कि मैं अयाज सादिक को गद्दार कहता हूं। ये गद्दारी के फतवे छोड़िए। इस तरह आप शुरू होंगे तो फिर मुहिब्बे वतन चंद बचेंगे और वो जो चंद बचेंगे वो इस रियासत को नहीं चला सकते। जो किसी के अंदर कमी और खामी है, वो एतजाज अहसन साहब क्या नज़म सुनाते थे, रियासत होगी माँ के जैसी।
तो माँ तो सबको अपने साथ मिलाती है। काइंडली सर दिल न आपने दुखाइए। अगर सर मैं आप मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं सर, लेकिन दिल न दुखाइए इस नज़म का याद दिला के। उसके बाद जो दिहाड़ी लगी है पीपल्स पार्टी की, वो नज़म सुना के रियासत होगी माँ की जैसी, और उसके बाद वो रियासत ने क्या सौतेली माँ जैसा सलूक किया है। कराची में कष्टों के पुश्ते लग गए और उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ सर, मतलब बात बहुत दूर निकल जाएगी। आप मेरे लिए बहुत मोहतरम है, अजीज नहीं, है। लेकिन कराची को नूरुल आरफीन कराची को आके नवाज शरीफ ने अमन दिया। जी बिल्कुल ठीक है। वो जो बोरी बंद लाशें भेजते थे उन्हें बिल्कुल उनका कला कमा किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे मुकाबला किया। राइट सर, ये बात मैं अपने मुतादिद प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ और बबांगे दोहल कह चुका हूँ। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं हुकूमती बेंचेस की तरफ जाऊंगा। जी अकरम चीमा साहब, सर वज़ीर आज़म को अपना बोरिया बिस्तर गोल करने का मशवरा देते हुए कहा है कि जी किराए के तर्जुमानों की दुकान भी बंद होने वाली है। साथ ही साथ चौधरी जाफर इकबाल साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी कि जी ये गद्दारी के फतवे बंद होने चाहिए। आपका वर्जन? देखिए नूरुल आरफीन, किराए का तर्जुमान तो इनके साथ थे। कहाँ हैं वो तर्जुमान जो दिन रात नवाज शरीफ की माला जपा करते थे जिस वक़्त नून लीग हुकूमत में थी? आज कौन सा चेहरा उनमें से मौजूद है सवाए एक मरियम के? कोई चेहरा ऐसा इनका नहीं है कि जो आज मीडिया पे इस नून लीग को अपना सपोर्ट करता हो। किराए के तर्जुमान तो इन्होंने भर्ती किए, हमारे पास तो कोई किराए का तर्जुमान नहीं। दूसरी, मैं जाफ़र इकबाल भाई की बात का जवाब देना चाहूँगा कि इन्होंने कहा जी वो हमारी बनाई हुई मोटरवे पे। भाई वो मोटरवे है जो सबसे पहले बनी थी और उसके ऊपर ये रिहर्सल हर साल की जाती है, तकरीबन हर साल ये रिहर्सल होती है। तो वही तो पूछ रहे हैं, वो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी वो मोटरवे, वो यही तो पूछ रहे हैं। ठीक है, सही है। बाकी इन्होंने कहा कि जी वो हज़ारों मील नई मोटरवेज़ नवाज शरीफ ने बनवाई। देखिए वो सी पैक के तहत ये मोटरवेज़ बन रही हैं, वो पहले भी बन रही थी और वो आज भी बन रही हैं, इस हुकूमत के दौर में भी बन रही हैं और इससे पहले भी बन रही थी। इसमें इनकी हुकूमत का कोई अपना क्रेडिट नहीं है कि वो जी इन्होंने कोई अपने ज़ाती पैसे से वो बनाई हो या कोई हुकूमत के पैसे तो किसी का नहीं होता। जी नहीं, ज़ाती पैसे से मुराद वो सी पैक का जो एक पैकेज आया है 60 अरब डॉलर का, उसके तहत वो बन रही हैं। वो कोई हुकूमत पाकिस्तान के पैसे से, मेरा कहने का मकसद है हुकूमत पाकिस्तान के। बाकी महंगी बिजली के मुआहदे कौन करके गया? नून लीग की हुकूमत। कह रहे हैं जी हमने इतने दिनों में बिजली पूरी कर दी। और भाई खाक बिजली पूरी कर दी, बताओ कौन सा बिजली घर ऐसा लगाया जो पाकिस्तान के मफाद में है? सारे पुराने जनरेटर जो दुनिया के अंदर जो प्लांट बंद पड़े हुए थे वो ला के इस मुल्क के अंदर ढो के, कोई कोयले से चलता है, कोई तेल से चलता है, तेल भी इम्पोर्टेड, कोयला भी इम्पोर्टेड, सही है, और LNG भी इम्पोर्टेड, जो गैस से चलते हैं वो भी इम्पोर्टेड। अगर आपने वाकई कोई नीलम जेलम जैसा प्रोजेक्ट जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इस तरह के प्रोजेक्ट लगा के बिजली पूरी की होती तो मैं आज कहता कि, और दोनों हाथों से सलाम भी करता जाफर इकबाल भाई को कि आपकी हुकूमत ने ये काम किया। ऐसा है, देखें आप ठीक बल्कि ये तो गिरवी रख के चले गए पाकिस्तान को इस बिजली की आड़ में, इस बिजली की आड़ में ये बात बहुत दूर चली जाएगी। गिरवी रख के चले गए। यहाँ तक तो बात ठीक थी कि आप ये कह रहे हैं कि ये गिरवी रख के चले गए, लेकिन अगर आपने मजीद ये कहा कि उसको गिरवी से हटाने के लिए या बचाने के लिए आपने अपनी गाड़ी फरोख्त कर देने का फैसला किया है तो मेरी हंसी निकल जाएगी। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं साबिर साहब के पास जाऊंगा। साबिर साहब, इस एक इल्ज़ाम से आप बिल्कुल ऐसे बन जाइए कि जैसे आपने ये सुना ही नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ जनाब मन के बिलावल साहब ने भी कल कहा था कि जी लाहौल वाला कुव्वत जनवरी में वो हुकूमत की विकेट लेने वाले हैं। सर आपके ख्याल में ये मैच इतना कठिन है कि जिसके लिए नेट प्रैक्टिस जो है वो तवालत इख्तियार कर गई है और बिलावल साहब जो है वो जनवरी में मैदान अमल में उतरेंगे? उससे पहले तक तो मेरा ख्याल है सिराजुल हक साहब काफ़ी मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल जी, अब देखें बात यह है कि बिलावल साहब एक पढ़े लिखे पॉलिटिशियन है। आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर, लाउड एंड क्लियर। जी जी, वो एक जो है ना एक कल्चर्ड पॉलिटिशियन है। पाकिस्तान के जो है ना जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक लिमिटेशंस को वो जानते हैं, समझते हैं। दुनिया की सियासत पर उसको अबूर हासिल है, इकोनॉमी को जानते हैं, जानते हैं। द हाईएस्ट सबसे बड़े जो है ना पढ़े लिखे सियासतदान हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, अल्लाह की मेहरबानी से। वो देखो वो एक फार साइटेड
सियासतदान है उसको एनालाइज करता है चीजों को, वो तजिया करता है पाकिस्तान की सियासत को कि वो किस रुख पे जा रहा है, किस रुख पे आ रहा है। और मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूं कि देखो पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर हम बिलावल भुट्टो जैसे सियासतदान से खुदा न खास्ता ये कौम जो है ना वो अगर उसने महरूम रही उसकी सियासत से और उसकी सोच से। जुल्फिकार अली भुट्टो के यानी उसके जुडिशियल मर्डर के बाद आप देखें पाकिस्तान कितने क्राइसिस में रहा, कितने सियासी और इकोनॉमिक क्राइसिस में रहा, कितने मुश्किलों से पाकिस्तान गुजरा, बेनजीर के जाने से कितने मुश्किलों से पाकिस्तान गुजरा, कितने बड़े बड़े यहाँ पर सियासी प्रॉब्लम्स पैदा हो गए। सिंध के अंदर जब उसके जब वो यानी मैं कर लो कि जो सियासतदान और जो लोग मुल्क की खिदमत करते हैं, जो मुल्क की यानी बका के लिए होते हैं, उनको तो सराखों पे पिटाया जाता है। आप इवन आज भी आप अमेरिका या इंग्लैंड में वहां देखें कि पिछले यानी आज से 100 साल 150 साल पहले जो सियासतदान वो यानी इस दुनिया में नहीं है, जो गुजरे हैं, लोग आज भी सर थॉमस जेफरसन, अब्राहम लिंकन और सर ऐसे ही अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक ज़िमनी सवाल पूछने की जिसारत करना चाहता हूं। मैं जो एक मिनट में खत्म कर दूंगा इस बात को अपनी। उनकी मिसालें इसलिए दे देते हैं कि उनकी कंट्रीब्यूशन रही है। हम लोग कुछ भी कहें, आप कुछ भी कहें, अगर सियासतदान है दोस्त हमारे जो बैठे हुए वो जरा सियासी नुक्ते नजर को देखें कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने अपनी हुकूमत में आने के बाद सबसे पहला काम जो ये किया। सर थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं ज़िमनी सवाल दागने की इजाजत चाहता हूं, फिर ब्रेक पर जाना है। आप मेरी बात है, बाकी चीजें जो है रिलेवेंट नहीं है। 18th अमेंडमेंट से ये हो गया कि सूबों को खुद मुख्तारी देके सूबों को एम्पावर करके आपने पाकिस्तान को मजबूत किया। सर पाकिस्तान इसी मैं तो अमेरिका कभी गया नहीं हूं, लंदन जाने की मेरी हैसियत नहीं है, आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे जरा रहनुमाई फरमाइए। ये सर थॉमस जेफरसन नामी जो बला थी ये आज तक जिंदा है? कौन? सर थॉमस जेफरसन नामी ये गोरा जो था ये आज तक जिंदा है? भुट्टो साहब हैं? सर थॉमस जेफरसन का नाती नवासा पोता पोती कोई हुकूमत चला रहा है, कोई किसी सियासी जमात को चला रहा है? मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, जो कहने का मकसद है मेरा वो ये है कि पीपल पार्टी और पीपल पार्टी की लीडरशिप जो है ना वो एक पॉपुलर लीडरशिप है, और पॉपुलर लीडरशिप को हमेशा और कोई तरीका नहीं है। पॉपुलर लीडरशिप को करप्ट करके आप जो है ना उनको लोगों के चेहरों में बिठाया जा रहा है। राइट सर। साबिर बलोच साहब, सर मुझे वक्फे पर जाने की कॉल दी जा रही है, थोड़ा सा तवक्कुफ हमारे साथ प्रोग्राम के बाद भी यानी लाहौल प्रोग्राम के बाद कह रहा हूँ, वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे इस्तदा है। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक कमर्शियल ब्रेक पर जाने का। नाजरीन इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं और अब स्टोरी जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक़ है, तो मुझे साबिर बलोच साहब के पास ही जाना पड़ रहा है। उसके बाद फिर मैं चौधरी जाफ़र इकबाल साहब और अकरम चीमा साहब के पास भी जाऊंगा। सर साबिर साहब मुझे सुन सकते हैं? जी 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 जनाब मन हुकूमत मुखालिफ तकारीर और खुशनुमा वादों की फसल तैयार, कितनी अच्छी लाइन लिखी है मैंने, अल्लाह नजरबत से बचाए मुझे। सर लेकिन बिलावल साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी अवाम को रिलीफ और पीटीआई तकलीफ देती है। दूसरा कह रहे हैं अवाम को लावारिस छोड़ना हमारी आदत नहीं। सर इन दोनों मौज़ूआत पे अगर मैं प्रोग्राम करने पे आऊँ तो मैं 200 प्रोग्राम कर सकता हूँ अकेला। अवाम को जो रिलीफ दिया गया है असर हाजिर में, अगर आपके कने गाड़ी है तो ठीक है, वरना मैं आपको अपनी गाड़ी में ज़ाती फ्यूल जला करके कराची का चप्पा चप्पा दिखाने के लिए तैयार हूँ। जिस कराची में आपके फरमारवा रहते हैं, आपके चेयरमैन हज़रत अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रहते हैं, वो कराची एक तरफ, और वो कराची जिससे निकल करके और इस कराची में मैं कदम रंजा फरमाता हूँ प्रोग्राम करने के लिए, बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अवाम को लावारिस छोड़ना, क्या उसे नहीं कहते कि अवाम कत्ल हो रही हो, मरी चली जा रही हो, उनको बुनियादी हुकूक से महरूम किया चला जा रहा हो, कुत्ते के कांटे की वैक्सीन ना हो, कभी कोरोना से डराया जाता हो, बचाया जाता हो, और फिर जब दोबारा कोरोना आ जाए तो फिर कहीं कोई सांस ढिकार ही नहीं, जस्ट बिकॉज के मामलात। आप समझ रहे होंगे मैं क्या नहीं कह रहा। सर
पीपल्स पार्टी ने अवाम को रिलीफ दिया। क्या ये राशन के उन 2.5 लाख थैलों की बात तो नहीं हो रही जो आपने सूबे के करोड़ों लोगों में बांटा था कोरोना के दौरान? भाई देखें, मैं आपको एक बात अर्ज कर लूं कि पीपल्स पार्टी, खुदा न खास्ता पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी है, बड़ी जमात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, कौमी जमात है। यहाँ हमारे पास जो है ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि ये कराची है और ये जो है ना लाहौर है और ये पेशावर है, ये जो भी यहाँ मेरिट पे और हर चीजें होती है। और मैं आपसे एग्री करता हूँ एक बात का कि कराची में डेफिनेटली बहुत कुछ होना चाहिए था जो नहीं हुआ। वो इसकी वजह आप पीपल्स पार्टी को ना कहें, उसकी वजह यहाँ पर जो बरसर इक़्तिदार शहर का, इस शहर में जो पार्टी पर बरसर इक़्तिदार थी वही लोग थे। आपने एमक्यूएम को आप भूल गए, आपको एमक्यूएम याद नहीं है? आपको ये याद नहीं कि नोको एरिया इस मुल्क में अगर किसी को एमक्यूएम याद है और एमक्यूएम को कोई बंदा याद है तो वो नूरुल आरफीन सिद्दीकी है। आपके पास मेरा ख्याल है इंटरनेट कनेक्शन सही काम नहीं कर रहा। यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो मेरे जनाब आप बात पूरी कीजिए फिर मैं आपको जवाब दूंगा। देखो दो दफा 3 दफा यहाँ पर ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन किस बात पे? बेनजीर साहब ने सबसे पहले शुरू किया था, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए। अच्छा, लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब मुशर्रफ का दौर आया यहाँ पर तो मुशर्रफ के दौर में तो इनको इंकरेज किया गया, इनको जो फंडिंग की गई इन्होंने टका अपने इलाकों पर खर्च नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने तो फिर भी जो है ना, देखो बुनियादी बात मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये आप दुनिया में जहां पर भी चले जाएं, जो शहरी इलाके होते हैं, जो सिटीज होती हैं, वहां पर सिटी गवर्नमेंट्स होती हैं, वो एम्पावर होते हैं। यहाँ पर मेयर हमेशा से आपका जो है ना या तो जमात इस्लामी का एक दफा रहा है या तो हमेशा एमक्यूएम का रहा है। देखो ना, जब मेयर आपका हो, इख्तियारात आप मेयर के पास हो, शहर के तमाम चीजें मेयर के पास हो। अदर साइड आप देखें डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, ये आपका ये जो क्लिफ्टन का इलाका है। तो ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने दरहकीकत इस शहर का सत्यानाश किया था, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, ऐसे ही है? मैं सही समझ रहा हूँ? जी ऐसा ही है ना? आप पीपल्स पार्टी को मलाइन ना करें इस मसले पे। पीपल्स पार्टी मैं क्यों मलाइन करूंगा भाई? मैंने कोई पैसे थोड़ी नहीं है खुदा न खास्ता। मैं तो सवालात पूछ रहा हूँ आपसे और आपकी तरदीद जारी फरमा दीजिए, खत्म हो गई बात। नहीं मैं कह रहा, मैं आपसे तरदीद नहीं कर रहा। मैं मानता हूँ इस बात को कि कराची में जो वो काम होना चाहिए नहीं हुआ, लेकिन उसकी जिम्मेदारी। राइट सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ, हालांकि अब नहीं आऊंगा। चौधरी जाफर इकबाल साहब के पास जाऊंगा, बहुत देर से खामोश बैठे हैं। सिद्दीकी साहब, आज आप बात ये कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि 3-4 साल पहले आप ये बातें कर सकते थे जो एमक्यूएम के मतलब जो आप बात बोल रहे हैं? प्रोग्राम अब आगे नहीं चलेगा। आपको मेरे बारे में किसी ने गलत बताया है। जनाब मन, जब कराची में एमक्यूएम के नाम का तूती बोला करता था, उस वक्त से एमक्यूएम को और अल्ताफ हुसैन को मैं गद्दार और भत्ता फरोश तंजीम कहता चला आ रहा हूं। और आप इस शहर में अगर बैठे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी सियासी जमात ने एमक्यूएम के साथ मांडवली की थी। मैं आपको आज चैलेंज करता हूं, इस शहर में किसी एक जगह मुझे अकेले को बुलाइए और मैं आपको चैलेंज करता हूं, उर्दू स्पीकिंग लोगों के अंदर आप अपनी गाड़ी अकेले ड्राइव करके आ जाइए, मैं आपको अपनी गुलामी लिख देता हूं। आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं। आपको पता है मैं कौन हूं? आपको मेरा पता है? आपको पता है मैं अल्ताफ हुसैन के साथ मैंने क्या किया है? आपको पता है कि एमक्यूएम लंदन ने मेरे खिलाफ क्या कुछ किया था? 3 लड़के उठाए गए थे मेरे ऊपर हमला करने के लिए। आप बातें कर रहे हैं इसलिए कि आपके आगे पीछे चंद लोग मौजूद हैं जो आपके बात पर वाह करते हैं। आपने मफाहमत का दस्तरखान बिछाया, आपने एमक्यूएम के साथ बाहों में बाहें डाली, आपका लीडर एमक्यूएम के साथ जाकर के उसने वहां पे अल्ताफ भाई के नारे लगाए और आप बैठ करके यहां जिहाद कर रहे हैं। आइए बिलावल हाउस चलता हूं लेकर के, अगर आपके हलक से आवाज नहीं निकली तो फिर आप होंगे और मैं होऊंगा। ये बातें बड़ी बड़ी रहने दीजिए जनाबे मन, बहुत बात दूर निकल जाएगी। तपा दिया आपने, पानी पी लेने दीजिए। चौधरी साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। चौधरी जाफर इकबाल साहब, जनाब मन, पाकिस्तानी सियासत की ये मक्कारियां, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज अलाउ मी टू यूज दीज वर्ड्स नाउ एटलीस्ट। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होता है, नवाज शरीफ और बेनजीर जिनको अचानक से ये इल्हाम हुआ था कि एमक्यूएम एक मकरूह, एक कातिल टोला है, वो साइन करते हैं और उसके बाद दोनों मुकर जाते हैं। उसके बाद एमक्यूएम कहां कहां इस्तेमाल हुई, किस किस के जरिए इस्तेमाल हुई, सर इससे मेरे ख्याल है आप इख्तिलाफ ना करें तो हमारी बहस बिल्कुल सीधी सीधी रहेगी। आपसे मैं रहनुमाई का तालिब हूं। सर
कुछ फरमाइएगा। मतलब जब तक इस्तेमाल होता रहा तब तक ठीक था और उसके बाद फिर उठा करके डंप कर दिया। नवाज शरीफ तो गद्दार नहीं है, फौज मुखालिफ बयानिया एस्टेब्लिश कर लेने के बाद भी। अल्ताफ हुसैन मेरे मामू का लड़का नहीं है, ये मत समझे कोई कि मैं उसकी हिमायत कर रहा हूं। उसको फांसी देने के लिए अगर रस्सी की जरूरत है, मैं अपने पैसों से देने के लिए तैयार हूं। जी सर। नूरुल आरफीन, आप बहुत जज्बात में आ गए हैं। बहुत सारी बातें तो मुझे सही तरह आपकी सुनाई नहीं दी कि आपने पर्टिकुलर क्या सवाल मुझसे MQM और नवाज शरीफ और बेनज़ीर के मुताल्लिक किया। सर आपने मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल कर दिया, आपने मुझे हंसा दिया। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आपने भी ये कहा था कि MQM जो है वो सही सियासी जमात नहीं है, कातिलों का टोला है। आज जिस तरह से इन्होंने इज़हार बरात किया है साबिर शाह साहब ने, पीपल्स पार्टी ने, उसी तरह से उस वक्त में आपने भी MQM से बरात का ऐलान किया था। लेकिन तारीख गवाह है कि पाकिस्तानी सियासत में पीपल्स पार्टी की चली है ना नून लीग की विदाउट MQM। देखिए, आपको कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर जो लोग मुंतखब होके आते हैं उनके सियासी नज़रिए से इख्तलाफ हो सकता है, आपको उनके सियासी मंशूर से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ऐवान को चलाने के लिए, हुकूमत को चलाने के लिए, और अगर ज़रा बड़ी बात मैं करूं रियासत को चलाने के लिए, आपको तमाम ऐवान के अंदर मौजूद लोगों को साथ लेके चलना होता है और चलना चाहिए। मेरे भाई अकरम चीमा साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने, जितनी मुझे उनकी समझ आई बातों की, कि CPEC के तहत बनने वाले मोटरवेज का हम जिक्र कर रहे हैं, हम हुकूमती खर्च पे बनने वाले टर्मिनल्स का जिक्र कर रहे हैं, हम ख़जाने से बनने वाले पावर हाउसेस का जिक्र कर रहे हैं। PTI के वुज़रा से लेके सोशल मीडिया तक तमाम लोग ये बात करते हैं। शायद उन्हें मालूम नहीं कि जो हुकूमत की तारीफ़ है सियासियात के अंदर, वो ये है कि वो मुल्क भर से टैक्स इकट्ठा करते हैं। टैक्स लगाने का इख्तियार भी हुकूमत को है, फिर उसको इज्तिमाई मुफाद के अंदर इस्तेमाल करते हैं। CPEC के तहत ये सारी चीज़ें बनी और गालबन जो BRT पेशावर में है उसके लिए परवेज़ खटक साहब ने फंड फराहम किए थे, या शायद इमरान खान साहब ने कोई हिस्सा डाला हो, वो भी हुकूमत के फंड से बन रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट जो है KPK की उसके फंड से बन रहे हैं। जांचने का पैमाना ये है कि आपने कितना टैक्स इकट्ठा किया और वो कहां इस्तेमाल किया। सर मुझे इमीडिएटली वाइंड अप की कॉल दे दी गई है। क्लोजिंग रिमार्क्स चौधरी साहब। जी, क्लोजिंग रिमार्क्स आपके चाहिए सर, मुझे इमीडिएटली वाइंड अप की कॉल दे दी गई है, खबरनामे का वक्त हो चुका। जी, क्लोजिंग रिमार्क्स ये हैं कि हुकूमत वक्त तमाम तरह से नाकाम है, ना तो ऐवान के अंदर किसी सवाल का जवाब दे सकते हैं, ना मईशत को चला रहे हैं। एक काम इन्हें आता है, बात शाह महमूद से करो और ये जाके जाएंगे वर्दी के पीछे और फौज के पीछे और इदारों के पीछे। भाई आइए मैदान में आके सियासत कीजिए, भागते क्यों हैं आप। राइट सर, आपकी एडवाइस शुक्रिया के साथ अकरम चीमा साहब तक पहुंच चुकी। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल इंशाअल्लाह ताला, आज इतवार है, हाँ नहीं, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला बशर्ते फुर्सत बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होगा। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।